क्या कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसी औरत के नाम कर सकता है जो दुनिया के सामने किसी और से प्यार करती थी? प्यार का असली मतलब पाना नहीं, बस साथ निभाना होता है। हम सब अमृता प्रीतम को उनकी पोएम्स और साहिर लुधियानवी के लिए उनके दर्द के लिए जानते हैं, लेकिन वो इंसान जिसने असल में उनका हाथ थामा, जिसने उनके लिए चाय बनाई और उनके स्कूटर के पीछे बैठकर दुनिया घूमी, वो थे इमरोज़। इमरोज़ ने अमृता को ज़िंदा रखा हुआ है। इससे ज़्यादा एक औरत अपने प्रेमी से क्या अपेक्षा कर सकती है? वेलकम टू द ऑडियो बुक ऑफ अमृता इमरोज़, अ लव स्टोरी रिटन बाय उमा त्रिलोक। ये किताब एक खिड़की है अमृता प्रीतम और इमरोज़ की दुनिया में। एक तरफ शायर, दूसरी तरफ पेंटर और बीच में एक ऐसी लव स्टोरी जो बिना किसी नाम के भी दुनिया की सबसे मुकम्मल कहानी बनी। अगर आप एक ऐसे प्यार की तलाश में हैं जिसमें शर्तें नहीं होती, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर। अमृता बचपन से ही अकेली पली बढ़ी है। जब वे मात्र 10 साल की थी, उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया था। उनका बचपन बचपन जैसा नहीं था। उनके पिता लेखक थे जो रात को लिखते और दिन में सोया करते थे। घर में किताबें और सिर्फ किताबें ही थी जिनमें वे दब कर रह गई थी। यहाँ तक कि कई बार तो उन्हें लगता कि जैसे कि वे खुद भी एक किताब है, मगर कोरी किताब। सो उन्होंने उसी कोरी किताब पर लिखना शुरू कर दिया। उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को पहचाना, उसे संवारा, तुक और छंद का ज्ञान करवाया। उन्हें भगवान की प्रशंसा के गीत और इंसान के दुख दर्द की कहानी लिखने के लिए प्रेरित किया। वे चाहते थे कि अमृता मीराबाई की तरह लिखे, लेकिन ये नहीं हो सका। अमृता ने चांद की परछाइयों में से निकालकर अपने मन में एक काल्पनिक प्रतिमा उकेरी हुई थी, जिसे वे घंटों चांद की परछाइयों में निहारा करती थी, जिसका नाम उन्होंने राजन रखा था। 11 साल की उम्र में अमृता ने अपनी पहली प्रेम कविता उसी राजन के नाम लिखी थी, जो उनके पिता ने उनकी कमीज की जेब में रख देख ली। अमृता डर गई और ये नहीं कह पाई कि कविता उन्होंने ही लिखी। पिता ने उनके मुंह पर थप्पड़ मारा, इसलिए नहीं कि उन्होंने कविता लिखी, बल्कि इसीलिए कि उन्होंने झूठ बोला। मेरी कविता ये दोष न ले सकी कि उन्होंने झूठ बोला, इसलिए बिना किसी शर्मो हया के बेरोक टोक कविता उमड़ी और बहने लगी। वे कहती हैं, पंजाब सरकार ने अमृता को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद अमृता के घर उन्हें सम्मानित करने पहुंचे। अमृता अपने पैतृक प्रदेश द्वारा दिए गए सम्मान से बहुत प्रतिष्ठित और प्रभावित हुई थी और साथ ही बहुत भावुक थी। उस दिन वे काफ़ी बीमार थी। उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर बैठक में लाया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तथा पंजाब और दिल्ली के बड़े बड़े लेखक व कवि भी इस अवसर पर मौजूद थे। अमृता बहुत जज्बाती होकर बोली, बहुत साल बाद मेरे मैके ने मुझे याद किया है, पर इतनी देर कर दी कि अब वे अपने पैरों पर खड़े होकर उसका इस्तकबाल भी नहीं कर पा रही हूँ। पीहर की याद, शायद इतनी यादें एक साथ उमड़ घुमड़ आई थी कि वह बोल भी नहीं पा रही थी। उनके शब्दों में उल्हाना भी था कि उनके पैतृक प्रदेश ने उन्हें ठीक से पहचाना भी कितनी देर बाद। मुझे अचानक अपने पंजाबी होने पर गर्व होने लगा था, क्योंकि शायद मैं समझ पा रही थी कि अपनी मिट्टी से दूर रहने का क्या दुख होता है, और शायद इसलिए भी कि मैंने आज पंजाब के साहित्यिक इतिहास के एक अहम पन्ने को बहुत करीब से देखा और अनुभव किया। साहिर के नाम को बहुत खूबसूरती से कैलीग्राफी में उकेर कर इमरोज़ ने अपने कमरे में दीवार पर सजा रखा है। मुझे अचंभित सा हो उसे घूरते देखकर इमरोज़ ने भांप लिया कि मैं इतनी हैरान क्यों हूँ और क्या पूछना चाहती हूँ। तुम ये जानना चाहती हो कि मैं साहिर के नाम को क्यों कैलीग्राफ किया है? उन्होंने मुझसे पूछा।
तुम्हें मालूम है, जब अमृता कागज पर नहीं लिख रही होती थी तो भी उसके दाएं हाथ की पहली उंगली लिख रही होती थी। कोई शब्द, कोई नाम, कुछ भी, चाहे किसी का भी, भले ही अपना हो, जहां भी उसका हाथ पहुंचे या ना पहुंचे, जो भी सामने आ जाए, चाहे उसका घुटना या मेरा कंधा, उसके कमरे की दीवार हो या किसी और जगह की दीवारें, यहाँ वहाँ तहाँ, इस पीढ़ी से उस पीढ़ी तक, और जगह, और अगर उसकी उंगली पौधों, पत्तों या खुशबू तक पहुंच जाए तो भी वह लिखती ही रहती। उन्होंने मुझे खुद बताया था कि चांद में जो परछाई दिखती है वह भी उन्हें शब्द ही दिखते थे। बचपन में उनकी उंगली उन्हीं परछाइयों में से शब्द ढूंढ लेती थी। ये किस किस्म की प्रबंध शैली थी, किस किस्म की तपस्या या पूजा थी। हमारी जान पहचान के शुरुआती वर्षों में मैं उसे स्कूटर पर बैठा कर ले जाया करता था। एक दिन स्कूटर की पिछली सीट पर बैठी हुई उसने साहिर का नाम अपनी उंगलियों से मेरी पीठ पर लिख दिया। मुझे तभी पता चल गया कि वह साहिर को कितना प्यार करती है। तो जिसे अमृता प्यार करती है, उसकी हमारे घर में, हमारे दिल में एक अहम जगह है। इमरोज ने साहिर की किताब का एक सरवेप बनाया था और उस किताब का नाम था आओ कुछ ख्वाब बुने। साहिर के प्रति अमृता की भावनाओं को जानते हुए इमरोज ने हंसकर कहा था, जब कोई किसी का ख्वाब बन ही नहीं सकता तो उसके ख्वाब बुनने का क्या फायदा। साहिर के साथ अमृता का रिश्ता एक खामोश रिश्ता था। मन के स्तर पर उनके बीच शारीरिक कुछ नहीं था जो दोनों को बांध सकता। वह अमृता के लिए देव प्रतिमा तुल्य था, ऐसा इंसान जिसकी लंबी छाया में अमृता को खुशी और जज्बाती भरण पोषण मिलता रहा। 14 साल तक अमृता उसकी छाया में चलती रही। दोनों के बीच एक मूक वार्तालाप चलता रहा। वह आता, अमृता को अपनी नज़्म में पकड़ा कर चला जाता। कई बार तो अमृता की गली की पान की दुकान तक ही आता, पान खाता, सोडा पीता और अमृता की खिड़की की तरफ एक बार देखकर लौट जाता। साहिर अमृता की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। अमृता के लिए एक सितारा, हमेशा चमकने वाला, लेकिन पहुंच से बहुत दूर। अमृता ने खुद भी कहा था, साहिर घर आया करता, कुर्सी पर बैठता, एक के बाद एक सिगरेटें पीता और बचे टुकड़े एस्ट्रे में छोड़कर चला जाता। उसके जाने के बाद वे एक एक टुकड़े को उठाकर पीने लगती। ऐसा करते करते ही उन्हें सिगरेट पीने की आदत पड़ गई थी। अमृता प्यार के एक विशिष्ट व्यक्तिवाद में आशा रखती थी। प्यार की परिभाषा के बारे में कहते हुए एक बार उन्होंने कहा, एक प्रेमी के दूसरे में लीन होने की बात मैं नहीं मानती। कोई किसी में लीन नहीं होता, दोनों ही अलग अलग इंसान हैं। एक दूसरे से अलग रहकर ही वे एक दूसरे को पहचान सकेंगे। अगर लीन ही हो गए तो फिर प्यार किसे करोगे। उनके प्रेम की प्रतिमा भी बहुत सशक्त और भावपूर्ण है। वह लिखती है, चादर फट जाए तो टाँकी लगावा, अंबर फटे क्या सीना, खाविन मरे मैं और करा, मरे आशिक तो कैसा जीना। एक बार मैंने इमरोज से पूछा था, अमृता इतने साल तक साहिर की याद में डूबी रही, आपको कभी बुरा नहीं लगा? वे बोले, नहीं, मैंने इस सच को मान लिया था। किसी अहम भाव के बिना, किसी तर्क वितर्क के बिना, किसी बनावट के बिना, किसी हिसाब किताब के बिना जब कोई प्यार करता है तो कोई मुश्किल नहीं आती। जब कोई सहज भाव से जीता है तो क्या मुश्किल। सहज भाव से उसका क्या अभिप्राय है, मैंने पूछा तो उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक फकीर रहने आया। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाता था। एक गांव में एक फकीर रहने आया। यह एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाता था। गांव वाले अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी उनसे बन पड़ता फकीर को दे जाते और उसका गुजारा चल जाता। उन्हीं दिनों वहां के जमींदार की बेटी किसी से प्यार करने लगी और बिना शादी किए उसके बच्चे की मां बन गई। जमींदार की बहुत बदनामी हुई। गांव वालों को भी बहुत गुस्सा आया। घर वाले लड़की से उस आदमी का नाम पूछा जिसने लड़की की इज्जत लूटी थी। घर वालों के डर से लड़की ने अपने प्रेमी का नाम नहीं बताया। उसे डर था कि गांव वाले उसे जान से मार डालेंगे। जब घर वाले नहीं माने तो उसने फकीर का नाम ले लिया। गांव वालों ने ये जानकर फकीर को बहुत मारा,
पीटा और नाजायज बच्चा भी उसी को सौंप दिया। फकीर ने चुपचाप बच्चे को रख लिया, बिना कुछ कहे बच्चे को अपना लिया, उसे बाहों में ले लिया। लेकिन फकीर तो फकीर ही था, उसके पास अपने खाने के लिए ही कुछ नहीं था, तो वो बच्चे को कैसे पालता और घर घर जाकर भीख मांगता। लेकिन उसके लिए अब तो सारे दरवाजे बंद है। एक दिन जब वह रोते बिलखते बच्चे को लेकर जमींदार के घर के आगे से जा रहा था, तो बच्चे की चीखें सुनकर उसकी माँ से रहा नहीं गया और बेचैन हो गई। उसने दौड़कर बच्चे को गोद में ले लिया, आंचल से ढककर दूध पिलाने लगी और साथ ही रोते रोते यह भी बता दिया कि बच्चा फकीर का नहीं है बल्कि उसके प्रेमी का है। गांव वालों को बहुत पछतावा हुआ, सबने फकीर से माफी मांगी। देखा तुमने, फकीर ने बच्चे को भी अपना लिया और दूसरे का इल्जाम भी अपने सिर पर ले लिया। यही सहज भाव है, जिसे किसी बात से कुछ फर्क ही न पड़े, वही सहज हो सकता है, इमरोज बोले। लेकिन ऐसा मान लेना कितना कठिन काम है। लेकिन शायद ऐसे ही मान लेने से व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा उठ जाता है। एक बार और ऐसे ही बातों बातों में मैंने इमरोज से पूछा था, अमृता जी को इतनी शोहरत मिली है, क्या आपका भी मन नहीं चाहा कि आपको भी उतना ही सम्मान प्रशंसा हासिल हो? तुम्हें मालूम है उमा, ओशो को कभी किसी संस्था या सरकार ने टेलीविजन पर कार्यक्रम देने, किसी बड़ी सभा को संबोधित करने या कोई अवार्ड देने के लिए आमंत्रित नहीं किया। फिर भी दुनिया के हर कोने में लाखों लोग उन्हें पढ़ते हैं। दुनिया की लगभग सभी भाषाओं में उनके अनुवाद हो चुके हैं। फिर थोड़ी देर खामोश रहकर वे बोले, अब तुम ही बताओ, क्या उन्हें प्रशंसा मिली या नहीं? इस सब का क्या अर्थ हुआ? फिर वे अपना एक नजरिया एक कविता के जरिए स्पष्ट करने लगे। मैं एक लोकगीत बेनाम हवा में खड़ा, हवा का हिस्सा जिसे अच्छा लगूं वो याद कर ले, जिसे और अच्छा लगूं जी में आए तो गा भी ले। मैं एक लोकगीत जिसको नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी। प्यार के कितने रंग हैं, कितनी दिशाएं हैं और कितनी सीमाएं हैं। एक साहित्यिक गोष्ठी में अमृता प्रीतम का जिक्र करते हुए किसी लेखक के मुंह से मैंने सुना, इमरोज दैट अमृताज केप्ट मैन। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने भारी हथौड़े को एक नाजुक सी खूबसूरत चीज पर दे मारा हो। मेरी सहन शक्ति ने जोर से एक चीख मारी और मैं सहमी सहमी सी वही बैठी सोचने लगी, केप्ट मैन या केप्ट वुमन का मतलब क्या होता है? वह स्त्री या पुरुष जो अपने साथी पर आर्थिक रूप से पूरी तरह निर्भर हो, या फिर सामाजिक रूप से कमजोर हो, निम्न स्तरीय हो, या फिर उसकी सोच अपने साथी की बनिस्बत दुर्बल हो, जिसकी वजह से उसका साथी अपने स्वार्थ के कारण उसे दबाकर अपने अधीन रखे, या फिर केप्ट पार्टनर पर दूसरा साथी सेक्सुअली या किसी और ढंग से पूरी तरह हावी हो। अमृता और इमरोज के रिश्ते में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। 50 के दशक में जब अमरोज अमृता से मिले तो वे अमृता से करीब 12 गुना कमाते थे। उनकी तनख्वाह 1400 रुपये थी और अमृता की 125 रुपये। इमरोज ही अमृता को अपने स्कूटर पर घुमाने ले जाते थे। इमरोज की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, जबकि अमृता शादीशुदा थी। उनके 2 बच्चे थे, एक अपना और एक गोद लिया हुआ। इमरोज एक अच्छे पेंटर थे। मुंबई की फिल्मी दुनिया के लोग उन्हें काम से खासे प्रभावित थे, यानी प्रोफेशनली वे डिमांड में थे। वे सुलझी सोच और प्रभावशाली व्यक्ति के स्वामी थे। उनकी अपनी पहचान थी। इस तरह देखा जाए तो वे किसी के केप्ट मैन हो ही नहीं सकते थे। जबकि अमृता को अपनी पहचान बनाना तब बाकी था, लेखिका के रूप में भी और व्यक्ति के रूप में भी। इमरोज ने अमृता के साथ 40 वर्ष से अधिक का समय बिताया था और इस पूरे समय में उन्होंने कभी भी अमृता की कमाई का एक पैसा भी अपनी जरूरत के लिए नहीं लिया। अमृता ने एक बार मुझे बताया था कि एक दिन इमरोज का कुछ पेमेंट रुका हुआ था और उन्हें बाजार से घर की कुछ चीजें लानी थी। अमृता ने चुपके से उनकी जेब में कुछ रुपए डालते हुए कहा, जब तुम्हारा पेमेंट आ जाए तो लौटा देना। अमृता को बखूबी याद था कि इमरोज ने उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। वापस आने पर जेब आगे करके बोले, मेरी जेब से वो पैसे निकाल लो जो तुमने रखे थे, मुझे उनकी जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे ही काम चल गया। ऐसे इंसान को दुनिया अमृता का कैप्टमैन कैसे कह सकती है?
उन्हें उनका हमसफर या हमनवा क्यों नहीं कह सकते। उनके घर की सीढ़ियां उतरते हुए सामने के पेड़ पर परिंदों के एक झोड़े को देखकर मैंने अपने आप से पूछा कि क्या कोई उनसे पूछता है कि वे शादीशुदा है या फिर उनमें से एक कैप्ट है। किसी के साथ कोई कैसे इतनी शदीद मोहब्बत कर सकता है, इस हद तक कि महबूब की शख्सियत में अपने आप को बिल्कुल मिटा ही दे और खुद भी उसी में समा जाए। अपनी खुदी को मिटाकर ऐसा करना इमरोज सरीके शख्स के बस की बात ही है। उन्हें दुनिया से कुछ लेना देना ही ना हो। जैसे कोई कुछ कह दे तो वे बस हंस देते हैं और शायद उनकी हंसी कहती है, इन नादानों को कोई कैसे और क्यों कर समझाए। एक रोज मैंने इमरोज से कहा, दुनिया वाले कहते हैं कि आपने तो सारी जिंदगी अमृता को पंखा करते हुए ही गुजार दी। वे हंसने लगे और बोले, वे शायद ये नहीं जानते कि अमृता को पंखा करते करते हवा मुझे भी तो आई है। एक ऐसी दीवानगी थी, ऐसी सोच, ऐसी समझ एक उम्दा शे है, एक नेमत है जो हर किसी के नसीब नहीं होती। मोहब्बत और प्यार फकीरों की फितरत है। ये वो मसाइल है जो आप आम लोगों के वास्ते नहीं होती, क्योंकि ये सब उनकी सोच और समझ के दायरे में दाखिल ही नहीं हो पाते। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये खूबसूरत कहानी और लोगों तक पहुँचे। और हाँ, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, क्या आपने कभी इमरोज जैसा निस्वार्थ प्यार आज के ज़माने में देखा है? अगर हाँ, तो ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में। तब तक कहानियाँ सुनते रहिएगा, कहानियाँ जीते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।